योर ऑनर, मैं बता रहा था कि फंदी वध भगतराम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। फंदी का बाप भगतराम कैंसर से पीड़ित था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से बहुत बिगड़ी हुई हालत होने के बावजूद भी वो कम से कम एक और जी सकता। अब जिस दिन हत्या की घटना घटी, फंदी शराब के नशे में धुत कर लौटा। मैं लौटते इसके बाप ने से पूछा कि क्या आज तक कम करने का इंजेक्शन लाया है। इस बात पर फंदी अपने बाप पर ही भड़क उठा। दोनों में कहां सुनी हुई। योर ऑनर, बात इतनी बिगड़ गई कि फंदी ने आव देखा ना ताव अपने बाप का ही गला घोट दिया। योर ऑनर, जब फंदी अपने बाप का गला घोट रहा था, भोला दरवाजे पर खड़ा था। उसने हत्या का पूरा दृश्य अपने आंखों से देखा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि हत्या जो है गला घोटने से की गई। इसीलिए फंदी वध भगतराम पर ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत कत्ल का जुर्म कायम किया जाए। नहीं, ये बात सच है जज साहब कि फंदी उस दिन रात को लौटा था, पर शराब पीकर नहीं। भगवान कसम जज साहब, फंदी के पास उतनी शराब पीने के लिए फूटी घोड़ी भी नहीं थी। वो तो अपने बाप को बेहद चाहता था हुजूर, वो तो उसे बचाना चाहता था। अगर फंदी अपने बाप को बचाना चाहता था, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को ना हुजूर। फंदी की औरत के गहने बिक गए, उसके घर के बर्तन बिक गए, उसकी नौकरी छूट गई, पर उसने घुटने नहीं टेके। जज साहब, फंदी ने अपने सर पर 5 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा लिया सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बाप को बंबई ले जाकर उसका इलाज करा सके। बंबई ले जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बचाव का वकील अपना बयान बाद में भी रख सकता है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि मुझे मुझे वकील का बयान चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार मुझे करना। मैं बता रहा था जज साहब कि बाप की बीमारी में फंदी नंगा हो गया था। उसकी औरत और बच्चे तबाह हो गए थे। उसने खान से कर्ज लिया था। गांजे की स्मगलिंग पर राशि न होने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इधर उसके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो रहे थे और उधर उसके बाप की हालत बिगड़ रही थी। उसके घाव में दर्द होने लगा। जज साहब, दर्द के मारे फंदी का बाप चीखता चिल्लाता मछली की तरह तड़पता। बचाव का वकील तो किसी नाटक के अभिनेता की तरह मत बोलिए। मैं बता रहा था जज साहब कि दर्द के मारे फंदी का बाप न जीता था ना मरता था, बस 2400 घंटे एक ही रट लगाए रहता था। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जहर दो, कुल्हाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो। जज साहब, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता था। मैंने इस तरह से मौत मांगते पहले कभी किसी को नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि बस बेहोशी का इंजेक्शन देने पर उसे नींद आती थी। और वो साला डॉक्टर हरपाल सिंह 5000 रुपए लेता था एक इंजेक्शन लगाने के। शायद मरीज की जान ही क्यों ना चली जाए, वो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ सकता था। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके पास इंजेक्शन लगवाने तक के पैसे नहीं। बचाव के वकील के बयान का इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं वकील साहब की मुझे प्लीज बोलने दें। अरे लेकिन कोर्ट में अरे कोर्ट को मारो गोली यार। बता रहा था कि धीरे धीरे फंदी के बाद इंजेक्शन लगवाने तक के पैसे नहीं। बाप का दर्द से चीखना चिल्लाना उसका कलेजा चीर रहा था। वो हर घड़ी मौत की भीख मांगता था पर मौत नहीं आती थी। भगवान कसम जज साहब, साली जिंदगी बेरहम हुई तो हुई, मौत भी बेरहम हो गई थी। उस दिन शाम को लौट रहा था, रास्ते में खान ने उसकी छाती पर डंडा तानकर उसकी बेइज्जती की। घर पहुंचते ही उसकी औरत ने चिल्लाकर ऐलान किया कि घर में चावल नहीं है। उसके लड़के पुत्तों को पड़ोस के बच्चों ने मारा था, उसकी नाक से खून बह रहा था। घर में कदम रखते ही उसके बाप ने पूछा, बेटा बेटा आज इंजेक्शन लगेगा? ने कहा नहीं,
बस बंदी के बाप ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा इंजेक्शन दो या मौत दो, इंजेक्शन दो या मौत। बंदी इंजेक्शन नहीं दे सकता, पर मौत तो दे ही सकता। और न जाने कैसे बंदी के हाथ उसके बाप की गर्दन तक पहुंचे, उसकी उंगलियां उसके बाप के गले को कसने लगी। भगवान कसम, जज साहब यकीन मानिए आती हुई मौत को देखकर उसका बाप हंस रहा था, जैसे उसकी मन मांगी मुराद पूरी हो रही हो। बंदी का बाप